स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीं से स्टार्ट करते हैं जी जहां से अभी हमने लीव किया था। हम बेटा बात कर रहे हैं जी द आर्किटेक्चर ऑफ आरएनएन्स। और अभी हमने देखा है कि आरएनएन के अंदर मेजर पैरामीटर्स कौन से होते हैं बेटा, ये जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हमने यहाँ बात की थी कि व्हाट आर द मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो कि आरएनएन स्पेसिफिक होते हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो पैरामीटर देखा है वो है इनपुट डायमेंशन। और इनपुट डायमेंशन बेटा होती है कि हाउ मेनी पैरामीटर्स और सॉरी हाउ मेनी फीचर्स आर वी कंसिडरिंग फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क। इसी तरह से हिडन डायमेंशन, नंबर ऑफ फीचर्स इन इन द हिडन स्टेट एच। ये भी नोट कीजिएगा, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फीचर। और नंबर ऑफ रिकरेंट लेयर्स, ओके, ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। एग्जांपल सेटिंग num underscore layers to means ये जो num underscore layer है, जाहिर है ये एक समझ लीजिए पैरामीटर है। ये आपको हो सकता है साइकिट लर्न की यहाँ बात हो रही है। तो साइकिट लर्न एक्चुअली जो है साइकिट लर्न, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा। जी बेटा, आप में से किसी ने यूज किया साइकिट लर्न को? ये एक लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, बहुत जिसे कहते हैं पॉपुलर लाइब्रेरी है। जी बेटा, कभी इत्तेफाक हुआ है किसी को? तो नो सर, ऐसा अभी तक तो नहीं यूज की। अच्छा, चलें, मौज करें आप। मे बी आप जब वो अपना प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी है वो जब रन कर रहे हो आप, तो मे बी आपका इससे जो है वो आपको यूज करना पड़े इसको। ओके, नंबर अंडरस्कोर लेयर्स में भी एक इसी के अंदर से फंक्शन कॉल किया हो जो आरएन बना रहा हो, नंबर अंडरस्कोर लेयर्स जो हैं वो वहाँ सेटिंग 2 की हुई हो। और 2 का मतलब ये है कि स्टैकिंग स्टैकिंग 2 आरएनएन लेयर्स टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ स्टैक्ड आरएनएन, कि दो को जोड़कर एक इकट्ठा आरएनएन बना लेना, जिसको स्टैक्ड आरएनएन आप कह सकते हैं। सेकंड आरएनएन लेयर टेकिंग इन आउटपुट्स ऑफ द फर्स्ट आरएनएन लेयर एंड कंप्यूटिंग द फाइनल रिजल्ट। वही बात आ गई ना कि अगर लेट्स से ये दो हैं, आपने इनका स्टैक बनाया हुआ है, तो ये पहली का जो इनपुट है वो ये दूसरी को जाएगा, और जो सेकंड जो समझ लीजिए जो आरएनएन लेयर है वो इसको अगेन प्रोसेस करेगी, और फाइनल आउटपुट जो है वो ये जनरेट करेगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू द नंबर ऑफ रिकरेंट लेयर्स की जो होती है वो 1 होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कोई भी लाइब्रेरी जब आप यूज करेंगे तो डिफॉल्ट में वो रिकरेंट लेयर्स की जो वैल्यू देते हैं वो 1 होती है। ओके, बायस अगेन बेटा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मशीन लर्निंग के लेक्चर्स लिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बायस हैज टू पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर, ट्रू एंड फॉल्स। इफ फॉल्स वैल्यू ली जाए देन आरएनएन लेयर डज नॉट यूज बायस वेट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। और डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बायस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, फॉल्स नहीं होती है। इसका मतलब है कि बायस का वेट डेफिनेटली यूज किया जाता है इन दी न्यूरल नेटवर्क। अगर आपको बेटा याद हो तो बायस वो वैल्यू है जो फर्स्ट जो इनपुट यूनिट होता है उसके अलावा एक समझ लीजिए एक्स्ट्रा इनपुट हम दे रहे होते हैं न्यूरल नेटवर्क को, और वो डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटेशन में जो है वो ऐड होता है। और इसी तरह से एक बायस आप हिडन लेयर पर भी दे सकते हैं जी। तो ड्रॉप आउट बेटा, रेंज ऑफ ड्रॉप आउट वैल्यू, ये अगेन दिस इज इन 0 to 1, ये होती है हमेशा। और ड्रॉप आउट वैल्यू जो है वो अगर नॉन जीरो हो तो फिर हम ये करते हैं कि अप्लाई ए ड्रॉप आउट लेयर टू द आउटपुट्स ऑफ ऑल आरएनए लेयर्स एक्सेप्ट द लास्ट लेयर। तो तमाम के तमाम जो लेयर्स होंगी आरएनए की, उनके ऊपर हम ड्रॉप आउट लेयर जो है वो अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेयर। तो ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू द ड्रॉप आउट रेट वैल्यू। ओके, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, कभी आपको इसकी मे बी जरूरत पड़ जाए इस चीज को देखने की। तो ड्रॉप डिफॉल्ट वैल्यू ड्रॉप आउट जो होती है वो 0 होती है। तो बाय डायरेक्शनल जो होती हैं, two possible values true, RNN will be bidirectional and false RNN will be unidirectional। default value जो bidirectional की होती है वो false होती है। ये है जी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए पैरामीटर्स। और ये जो पैरामीटर्स बेटा यहाँ पर दिए गए हैं, आई थिंक ये किसी लाइब्रेरी से जो पैरामीटर्स हैं वो दिए गए हैं, और मैंने कोशिश की आपको कोई इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने की। नाउ हाउ RNNs वर्क, ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं जी इसको।
The following steps describe the working of RNN. Step number 1, build useful representation of input at RNN layer. सबसे पहले ये काम होगा जी, जो भी इनपुट बेटा हम दे रहे हैं उसकी एक यूजफुल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। तो इनपुट जो है उसको RNN लेयर को, फर्स्ट RNN लेयर को जो पास किया जाएगा, इनपुट कंप्राइजेस टू थिंग्स, इनिशियल वैल्यू इन द इनपुट सीक्वेंस एंड प्रीवियस हिडन स्टेट। याद रखिएगा ये दो चीजों को मिलाकर हम इनपुट देते हैं। वही बात है बेटा, हिस्ट्री जो है, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री ओनली, वन स्टेप जिसे कहते हैं प्रीवियस, जिसे कहते हैं वो वाली वैल्यू। और फॉर द फर्स्ट स्टेप, all values in the previous hidden state vector is initialized with 0, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम स्टेप की बेटा बात हो रही है। तो जाहिर है जो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट जिसे कहते हैं टाइम स्टेप होगा उसमें, क्योंकि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं जीरो से स्टार्ट करें काइंड ऑफ, तो वहां पर हम टाइम स्टेप में भी जो प्रीवियस हिडन स्टेट वेक्टर होगा उसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और बिल्ड अ यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, स्टेप 1.2, build a useful representation of input at hidden RNN layer। जाहिर है सेकंड हमारा जो है वो ये होगा। और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे हिडन स्टेट रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी RNN के अंदर। स्टेप 1.3 जो है एक्टिवेशन फंक्शन, बेटा याद कीजिए वो मैथमेटिकल फंक्शन जो हिडन और आउटपुट लेयर पर इस्तेमाल होते हैं। एट फर्स्ट टाइम स्टेप, करंट हिडन स्टेट जो होती है वो जाहिर है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप की अगर आप बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेप होता है, तो वहां से जो उसकी जो हिडन स्टेट है वो किस तरह से जो है वो कैलकुलेट होगी, उसको बेटा हम प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट इनपुट इन दोनों को ऐड करते हैं, और इसका जो इनपुट है वो फर्स्ट टाइम स्टैम्प को दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अभी तक जो हमने बात की है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है बेटा वो ये है, इनपुट में आई, और यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि हमने बात की थी जैसे बिल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, और यहाँ से फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। स्टेप 2, प्रोसेसिंग एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप। जाहिर है अब अगले टाइम स्टेप की बारी आ गई, हमने फर्स्ट टाइम स्टेप को एग्जीक्यूट कर दिया। use information extracted from the sequence in the previous time stamp, जाहिर है, और वो इस तरह से कि ये फर्स्ट टाइम स्टेप है जी हमारा, ये समझ लीजिए T0 है, तो ये बन जाएगा T1 उससे अगला। तो फर्स्ट टाइम स्टेप पे नोट कीजिएगा कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास वो आगे एज एन इनपुट जाएगी, अगेन उसी तरह से यहाँ से इनपुट होगा, वेट के साथ यहाँ आएगा इनपुट रिप्रेजेंटेशन पे, अगेन यहाँ से आउटपुट जो है वो इनपुट होगा, और इसी तरह से ये आपस में, इसके बाद अगला टाइम स्टेप जो है वो यहाँ से आगे ये इसी तरह से प्रोसेसिंग कंटिन्यू करेगी। स्टेप 3, नेक्स्ट हिडन लेयर स्टेट कैलकुलेशन। The next hidden state will be calculated with the combination of, again उसी तरह से, the previous hidden state and the current input. Note, for all the states except the first time step, previous hidden state will contain information that we learned in the previous time steps and sequence. जाहिर है वो क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टेप्स पे हमारे पास प्रीवियस हिडन स्टेट जो है एज सच नहीं होगी, फर्स्ट टाइम स्टेप के बाद ये एग्जिस्ट करेगी। जब हम टाइम स्टेप 1 पे चले जाएंगे तो फिर तो हमारे पास हिडन स्टेट होगी, लेकिन T0 टाइम पर जिसे फर्स्ट टाइम स्टेप हम कह रहे हैं वहां पर ये नहीं होगी। तो वही बात है कि जो फर्स्ट के अलावा अगली जितने भी टाइम स्टेप्स होंगी उनमें हमारे पास जो हिडन स्टेट पर हमारे पास जो प्रीवियस टाइम स्टेप की सीक्वेंस होगी वो अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये अगेन वही डायग्राम है जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। ये अगर हम कहें कि दिस इज T0 फर्स्ट टाइम स्टैम्प है, दिस इज T1 ये फर्स्ट हमारे पास टाइम स्टैम्प आ गया, सेकंड पे आ गया, और यहां पर अब ये देख सकते हैं कि इसके बाद क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा किसको, ये देखें x ऑफ T-1 हिडन को, ये बन जाएगा जी हमारे पास, क्योंकि इसके लिए ये इनपुट है, तो यहां पर समझ लीजिए हमारे पास आ गया x ऑफ ये T-1 है, और ये क्या बन गया फिर x ऑफ करंट बन गया, ये x ऑफ t बन गया। इसके बाद जाहिर है जो आएगा वो फिर हमारे पास बन जाएगा x ऑफ t+1। ठीक है, ये अगला टाइम स्टेप बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम देख सकते हैं कि ये कंबाइन करेगा प्रीवियस स्टेट को x ऑफ हिडन T-1 की,
और कंबाइन करेगा जी इसको x ऑफ t इनपुट करंट स्टेट की, और इन दोनों को मिलाकर फिर ये जो है वो हमारे लिए बन जाएगा जी जो हिडन स्टेट है वो यहाँ से कैलकुलेशन जो है उसकी नेक्स्ट हिडन स्टेट की वो हमें अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नाउ अब होना क्या है कि अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी एट ईच टाइम स्टेप। तो यहाँ तक जी तो हमने बात की, सिर्फ अभी तक इनपुट्स की बात की और किस तरह से एक लेयर से इनपुट जो है वो दूसरी लेयर को किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला जो समझना है ये काफ़ी अब सिंपल है आपके लिए। मैंने वैसे एलेबोरेट भी कर दिया आपको और यहाँ पर लेबलिंग भी कर दी है। तो प्रीवियस हिडन स्टेट पर जो करंट इनपुट है उन दोनों को हम ऐड करते हैं जी, और किस तरह से वन सेट ऑफ वेट्स होते हैं जी हमारे पास जो W अंडरस्कोर आई एच की यहाँ पर बात हो रही है टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू हिडन लेयर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड सेट ऑफ वेट होते हैं जो W अंडरस्कोर एच एच हैं टू ब्रिंग अलॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस हिडन स्टेट इनटू नेक्स्ट टाइम स्टेप। तो दो तरह के जी ये हमारे पास वेट्स होंगे। एक वेट जो है वो ये W अंडरस्कोर आई एच जो है ये इनपुट को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू हिडन लेयर रिप्रेजेंटेशन, और जो WHH जो जो वेट है वो प्रीवियस जो हमारे पास हिडन स्टेट है उसको नेक्स्ट टाइम स्टेप पर लाने के लिए ये दूसरा वेट जो है ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर जो होगा ये WIH यूज होगा यहां पर WIH, क्योंकि वो इनपुट है और इनपुट जो है आप देख सकते हैं वो ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये हमारी हिडन लेयर्स हैं यहां जा रहा है। और यहां पर जो है नोट कीजिएगा यहां पर ये दूसरा वेट जो है ये जिसकी बात हुई है W अंडरस्कोर एच एच, ये वाले वेट जो हैं ये फिर यहां पर यूज होंगे। ओके, तो दो वेट्स की जहां यहां पर जो है वो बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, बेटा बात समझ रहे हैं? जी सर। ओके, तो राइट, तो अगेन ये वही वही यहां पर फिर इलेबोरेशन आ गई। नोट कीजिएगा दिस इज T0 टाइम स्टैम्प एंड दिस इज द करंट टाइम स्टैम्प T1। तो हम यहाँ देख सकते हैं जी, ये देखिएगा एक्स टी इक्वल टू 1 है, और ये आप देख सकते हैं WIH जो कि यहाँ पर वेट होगा, और वो इंटरमीडिएट जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन यानी हिडन लेयर्स को जो है वो यहाँ से ये वाले वेट के ऊपर इनपुट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक जो है वो वैल्यू जो है वो दी जाएगी एज एन इनपुट। ये जो है ये x ऑफ t इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हिडन का जो है वो इनपुट होगा, टाइम स्टैम्प होगा, सॉरी इनपुट नहीं टाइम स्टैम्प है ये। यहाँ पे देखिएगा ये WHH जैसे अभी बात मैंने की थी पिछली स्लाइड में भी देखिएगा ये वाला वेट जो है बेटा वो ये हिडन लेयर्स के ऊपर यूज होगा, जो कि यहाँ से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको नेक्स्ट टाइम स्टैम्प के रिप्रेजेंटेशन में जो है वो ट्रांसफर करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें जो टी अगली जो टाइम स्टैम्प है उसमें भी उसी तरह से बेटा वेट होगा WIH यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर WHH जो है वो वेट होगा। और जो फंक्शन यहाँ पर मैथमेटिकल यूज होता है नॉर्मली, ये वैसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, वो 10 जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन जो कि यहाँ पर जो है वो यूज हो रहा है। और ये वाला जो फंक्शन है नोट कीजिएगा ये क्या जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है WHH बेटा वेट है, और मल्टीप्लाई ये हो रहा है प्रीवियस जो हिडन का इनपुट है, गौर से देखें T-1 का जो इनपुट है प्लस अगेन उसमें ये जो इनपुट है WIH ये तो इनपुट लेयर का इनपुट है, और मल्टीप्लाई हो रहा है जी ये जो इनपुट यहाँ से इनपुट लेयर से इसको आ रहा है। तो वेट ऑफ द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय विद द इनपुट प्लस वेट ऑफ द हिडन लेयर मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस हिडन लेयर का जो भी आउटपुट आ रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके इसके ऊपर tan का फंक्शन अप्लाई किया जाता है, और वो हमें जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, और वो होगी जी करंट लेयर की हिडन जो स्टेट की वैल्यू है ऑफ दिस टाइम स्टेप। है जी, इसको जी हम रिपीट करेंगे, रिपीट द सेम कैलकुलेशन फॉर ऑल टाइम स्टैम्प्स, और जितने भी सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल लेंथ है उसके लिए इस इनपुट को बार बार रिपीट किया जाएगा जी। और हम यहाँ देख सकते हैं अगर आप इसको देखिएगा दिस इज अगर ये इनिशियल T0 है, दिस इज T1,
and this is going to be your T2. तो किस तरीके से नंबर ऑफ प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन, ये याद रखना बेटा आपने कि ये हमेशा यहाँ से अगली लेयर, करंट लेयर, और फिर यहाँ से अगली लेयर को ये ऑटोमेटिकली जो है ये वैल्यूज ट्रांसफर होती रहती है एज एन इनपुट। ओके, स्टेप 6 करंट हिडन स्टेट कैलकुलेशन होगी। फिर एट ईच टाइम स्टैम्प हम करंट हिडन स्टेट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और एक किन को यूज करके इंटीग्रेट करना, करंट इनपुट विद द प्रीवियस हिडन स्टेट। ये वही बात है बार बार जो रिपीट हो रही है जी, इन दोनों को हम इनको ऐड करके तो हम इंटीग्रेट करते हैं जी। इसको इंटीग्रेशन का फंक्शन जो है वो अप्लाई किया हुआ है, और नोट कीजिएगा ये इंटीग्रेशन का फंक्शन एक्चुअली ये tan h जो है ये इंटीग्रेट किया हुआ जी हमने। नोट RNN will have the ability to memorize information learned at previous time steps। ये हम बार बार बात कर चुके हैं बेटा इसकी। So when we can combine sequence information learned at all time steps together, ये भी याद रखिएगा कि अगर हम previous को करंट पे लेके जा रहे हैं और करंट की इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि जब हम बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तो हमारे पास जितने भी टाइम स्टैम्प्स की इंफॉर्मेशन होगी हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। ओके, ये जो है इसका हमें फायदा ये होता है कि हम फिर जो एरर्स आती हैं उनको हम बैक प्रोपेगेट कर सकते हैं टू प्रीवियस टाइम स्टेप्स। ओके, तो हम क्योंकि हमें तमाम टाइम स्टेप्स का पता होता है, हमने वहां से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके आगे लेके जा चुके होते हैं, तो इस न्यूरल नेटवर्क में फिर हम बैक प्रोपेगेट करके प्रीवियस टाइम स्टेप्स पर भी आ सकते हैं, और एरर्स की जो कैलिब्रेशन है या जो भी उसमें एरर है उसको हम कम करने की, रिड्यूस करने की अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फाइनल हिडन स्टेट क्या होगी? वंस वी रीच द एंड ऑफ द सीक्वेंस, तो उसके बाद क्या होगा? करंट हिडन स्टेट हैव इंफॉर्मेशन सीक्वेंस लर्न इन द प्रीवियस टाइम स्टेप्स, ये हम देख चुके हैं जी। The current hidden state will be considered as final hidden state, और final hidden state prediction होगी जो कि complete input sequence के ऊपर जनरेट करेगी। यानी हमने इसको जो भी इनपुट के तौर पे दिया होगा, मे बी वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मे बी एक सेंटेंस दिया हुआ है, मे बी एक इमेज दिया हुआ है, और उसकी जो भी हम प्रिडिक्शन चाह रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, ये हमें वो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर वो रिटर्न कर देगी। ओके, तो बैक प्रोपिगेशन क्या करेगी कि प्रिडिक्शन जो है, जाहिर है आपको ये पता है बेटा बैक प्रोपिगेशन क्या होती है कि हम जो हमारी जो प्रिडिक्शन आ रही होती है आउटपुट लेयर से, हम उसको चेक करते हैं विद दी जिसे कहते हैं एक्चुअल या टारगेट वैल्यू से। अगर वो डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि हमारे न्यूरल नेटवर्क में एरर है, और हम उसको जो है वो बैक प्रोपेगेट करते हैं। ये एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर भी हुई है। इफ द प्रोडिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, तो एरर जो है वो जनरेट हुआ है हमारे पास। जाहिर है हमारी प्रोडिक्शन जो होनी चाहिए वो ठीक नहीं है। हमने लेट्स से मेल जो है वो प्रिडिक्ट करना था, लेकिन हमारी जो जो न्यूरल नेटवर्क है वो फीमेल प्रिडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हमें बैक प्रोपेगेट करना पड़ेगा प्रीवियस टाइम स्टेप्स पे। अब हम एक एक टाइम स्टेप पीछे जाएंगे, और याद रखिएगा यही फायदा है इसका कि यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता है कि इससे करंट से प्रीवियस कौन सा स्टेप है, उससे प्रीवियस कौन सा स्टेप है, उससे प्रीवियस कौन सा स्टेप है, एंड सो ऑन। और हमें यहाँ से पता है कि करंट से नेक्स्ट कौन सा स्टेप है, उसके बाद अगला कौन सा स्टेप है, एंड सो ऑन। वेट्स जो होते हैं जाहिर है वो अपडेट होते हैं। ये बेटा हम जब न्यूरल नेटवर्क की भी हमने बात की थी तो वहां पर भी ये बात हुई थी। नोट कीजिएगा ये जो डबल एरो है ये वही मतलब है कि हम अगर ये टी लेट से i+1 है टाइम स्टेप, तो यहां से हम बैक प्रोपेगेशन टी ऑफ आई पे आ जाएंगे, और यहां से बेटा हम फिर बैक प्रोपेगेशन करके टी ऑफ i-1 टाइम स्टेप पे भी जा सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो सर, ओके, क्लियर है। तो ये था जी एक तरह से उसका आर्किटेक्चर, और एक आरएनएन जो है वो यूज कैसे काम कैसे करता है। द इम्पोर्टेंट जो चीज आपने देखनी है इसके अंदर, और एक रेगुलर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में इसके अंदर टाइम स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है। जो रेगुलर जो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें टाइम स्टेप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसका फायदा ये होता है कि हम इस नेटवर्क में
प्रीवियस टाइम स्टैम्प्स पर बैक प्रोपेगेशन जो है वो कर सकते हैं। ओके अब हम बात करेंगे यूनिडायरेक्शनल वर्सेस बाई डायरेक्शनल आरएनएन की। तो हमारे पास एक यूनिडायरेक्शनल आरएनएन होता है, एक बाई डायरेक्शनल आरएनएन होता है। इसकी वजह से हल्की सी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पिछली स्लाइड्स में भी हुआ था। सिंगल हिडन लेयर जो है इज कनेक्टेड टू आउटपुट दैट रीड्स इनपुट सीक्वेंस ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये है जी यूनिडायरेक्शनल आरएनएन। इसके अंदर एक सिंगल हिडन लेयर होती है और वो आउटपुट लेयर से कनेक्टेड होती है और वो इनपुट सीक्वेंस को लेफ्ट टू राइट रीड करती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कैन नॉट कंसिडर एनी फ्यूचर इंफॉर्मेशन फॉर द करंट स्टेट। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि सिंगल हिडन लेयर है, एक ही टाइम स्टैम्प है, मजीद उसके बाद कोई और टाइम स्टैम्प है ही नहीं। अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा इसका? यूज बाई डायरेक्शन आरएनएन। तो बाई डायरेक्शन के लिए कम से कम दो हिडन आरएनएन लेयर्स को अपोजिट डायरेक्शन में टू द सेम आउटपुट जो है वो कनेक्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या है जी? रीड इनपुट सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। सो अगर आप किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपके पास एबिलिटी है कि आप इस डायरेक्शन में भी रीड कर सकते हैं और उसे इस डायरेक्शन में भी रीड कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि आप दोनों तरफ से रीड करके दोनों तरफ की प्रोसेसिंग को आपस में आप कंपेयर भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। जी, ये था बेटा द डिफरेंस बिटवीन यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल आरएनएन्स। आई होप आपने बेटा आपको आइडिया हो गया होगा। यूनिडायरेक्शनल में सिंगल हिडन लेयर होती है और बाई डायरेक्शनल में जो है वो दो हिडन आरएनएन लेयर्स होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सेम आउटपुट पे कनेक्टेड होती हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ आरएनएन्स। जी, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग। इसकी जो है वो इनपुट सीक्वेंस जो है जाहिर है वो वेरिएबल लेंथ की होती है। मॉडल साइज डज नॉट इंक्रीज विद द साइज ऑफ द इनपुट। आप इनपुट का साइज बढ़ाते जाएं तो मॉडल का जो साइज है, मॉडल बेटा वो होता है कि जो हम लर्न करने की इसको कह रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क से लर्न करवा रहे हैं। कंसिडर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, जाहिर है वो हमने देखी है। वेट्स आर शेयर्ड अक्रॉस टाइम, वो हमने देखा है बेटा कि वेट्स जो हैं वो एक लेयर से दूसरी लेयर पर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। वीकनेसेस क्या हैं? कंप्यूटेशन बीइंग स्लो, ओनली कैन लर्न शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसीज, जाहिर है ज़्यादा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ये रीड नहीं करते हैं। RNN is capable to connect previously learned history to the current task. But with RNN, we can only learn short-term dependencies. जी, ज़्यादा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की हमारे पास यहाँ पर जो है वो एबिलिटी नहीं है कि उसको कनेक्ट किया जाए। RNN can only be used if you want to look at the recent information to perform the current task. And problems in which the distance between contextual information and where it is required is short, ये होना चाहिए ताकि फिर ही हम RNN को यूज कर सकते हैं। Okay, consider the next word prediction problem. Let's say stars shine in the sky जो है ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक टेक्स्ट है। To predict the last word sky, you would only need recent information. No further context is required. Okay, तो इसका मतलब बेटा ये है कि फ्रॉम द वर्ड स्टार दैट वी नीड टू रीड बिफोर, इट इज ऑब्वियस दैट द लास्ट वर्ड वुड विल बी स्काई। ठीक है, तो स्टार के बाद आपको पता है कि वो स्काई का वर्ड जो है वो होना चाहिए। Note that the distance between the word star, contextual information required to predict the last word sky, and the word sky is short. क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि ये इनके दरमियान stars स्काई की एक्चुअली बात हो रही है। बीच में आप देख सकते हैं कि शाइन भी है, इन भी है, द भी है, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस है इनका आपस में वो शॉर्ट है। देयर आर फ्यू नंबर ऑफ वर्ड्स जो इन बिटवीन इनके आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड स्टार, वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड विल बी स्काई। ओके, ये जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम है वो है वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वो क्या है कि एरर इज यूज्ड टू अपडेट वेट्स, जाहिर है ये हमें पता है मॉडल ट्रेनिंग में ड्यूरिंग वेट्स अपडेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज द इन वेट साइज। अगर बहुत ज्यादा वेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, जाहिर है हमने वो आपको पता है कि हम वेट्स को जो है वो अपडेट करते हैं और समटाइम्स वेट अपडेशन में डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो इसका अगर ये होता है तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इसका नुकसान क्या होगा? अनस्टेबल डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल दैट कैन नॉट लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, इसका ये नुकसान होगा। तो हमने ये भी मेक श्योर करना है कि हम
वेट्स को जब चेंज करें तो मेक श्योर करें कि वो उनकी उनकी जो रेट है ऑफ डिक्रीज वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोनेंशियल ना हो। तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होगी? ये वही बात है कि अभी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, तो एक एक्सप्लोडिंग होगी। एरर इज यूज्ड टू अपडेट वेट्स, जाहिर है ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग। ड्यूरिंग वेट अपडेट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, वेट का साइज बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। यहाँ पर डिक्रीज की बात हुई थी, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में वेट जो है वो इंक्रीज करेंगे और बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे, रिजल्टिंग इन actually not very vanishing gradient, in fact exploding gradient problem। ये गलत है, exploding gradient होना चाहिए। एक इसका भी यही मतलब होगा कि हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूरल नेटवर्क होगा जो ट्रेनिंग डेटा को सही तरीके से लर्न नहीं कर पाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम्स जी हमें जो है वो प्रॉब्लम देंगी। या तो वेट्स बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे हो तब भी प्रॉब्लम आएगा, और बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हो अपडेट के अंदर तो तब भी ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये लर्निंग इसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ऑलराइट, वी हैव स्टिल हैव 10 मिनट्स। तो हम ऐसा करेंगे कि आज 6 o'clock पे हम जो है वो ब्रेक ले लेते हैं और हम इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे एट 6:25। क्या ख्याल है? जी ठीक है सर, बेटा, ठीक है। ठीक है 6:25 सर, पे जी भी सर। इंशाल्लाह हम रिज्यूम करेंगे। ओके, नाउ हाउ यूनिट डायरेक्शन आरएनएन्स वर्क। तो कंसिडर द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड टास्क, जो कि बताएगा जैसे रियल वर्ल्ड टास्क क्या, मल्टी टारगेट ऑथर प्रोफाइलिंग प्रॉब्लम, वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। अच्छा, इनपुट क्या है? टेक्स्ट। और बेटा इसका आउटपुट क्या है? मल्टीपल लेबल्स, जेंडर भी आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं, पर्सनैलिटी भी आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं, और एज ग्रुप भी ऑथर का आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। सो हम मल्टी टारगेट से मुराद यही थी कि हमने जेंडर भी आइडेंटिफाई कराना है ऑथर का, कोई भी टेक्स्ट लेके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ आइडेंटिफाई कराना है क्लास, और उसके एज ग्रुप को भी हमने क्लासिफाई करवाना है। तो आउटपुट वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स नोट कीजिएगा, 0-1 जेंडर है, 0-2 पर्सनैलिटी है, 0-3 एज होगी। और पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ जेंडर जो हैं वो मेल के लिए 1 होगा और फीमेल के लिए 2 होगा। तो जेंडर जो है ये इसकी दो आउटपुट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज पॉसिबल है। एज के लिए जो पर्सनालिटी है उसके लिए नोट कीजिएगा, ये दो टाइप्स ऑफ हम ले सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। और एज को जो है वो हम इन तीन ग्रुप्स में कह सकते हैं, 18-24, 25-34 एंड 35-49, वट एवर। एंड पॉसिबल वैल्यू 4 जो है वो 50-64। तो चार पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब दिस इज अ लार्ज प्रॉब्लम, नोट कीजिएगा यहाँ पर हम एक टेक्स्ट देकर हम ना सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जेंडर क्या है, बल्कि जेंडर के अंदर की भी क्लासिफिकेशन, और इसी तरह से पर्सनालिटी के अंदर की क्लासिफिकेशन, एक और जिसे कहते हैं क्लास, सब क्लास उसकी, और इसी तरह से एज की भी एक सब क्लास हम आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं। तो ये एक सिंपल जो है वो एग्जाम्पल होगी। इनपुट हम देंगे इसको अल्लाह इज वन, और इसको जो लेबल ये देगा, आउटपुट देगा, वो मे बी फीमेल, मे बी इंट्रोवर्ट, मे बी 18-24। ये कुछ इस किस्म का इसका आउटपुट है। ओके, तो ये किस तरह से होगी? नंबर 1, डेटा प्रिपरेशन होगी जी। हम प्री प्रोसेस करेंगे इनपुट डेटा को और उसमें से हम रिमूव करेंगे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो हमारे पास अल्लाह इज वन है, इसके अंदर बेटा कोई नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं है, तो ये यही रहेगा। इसको लोअर केस में चेंज कर देंगे, नॉर्मली ये किया जाता है। इसके बाद रिमूव करेंगे लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस, तो फिर अल्लाह इज वन आ जाएगा। टोकनाइज करेंगे जी, आप देखेंगे अल्लाह इज वन, 3 वर्ड्स आ गए। अब इसकी हम एक डिक्शनरी बना लेंगे, ठीक है? तो मेक डिक्शनरी, और ये डिक्शनरी किस तरह से होगी? SOS जो है स्टार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए हम एक टैग इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। EOS एंड ऑफ सेंटेंस के लिए हम टैग इंट्रोड्यूस करेंगे। UNK अननोन टोकन्स के लिए हम एक टैग यूज कर देंगे, टोकन्स नॉट प्रेजेंट इन दी वोकैबुलरी। और पैड हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्पेसिंग के लिए, ठीक है, टू मेक लेंथ ऑफ सेंटेंसेस इक्वल। ये जी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी को इनपुट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से?
और उन तमाम टैग्स को फिर हम इंडेक्सेस पर मैप कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल SOS 0 है, EOS 1 है, UNK 2 दे देंगे, पैड को 3 दे देंगे, अल्लाह 4 है, इज 5 है और 1 6 है। ओके, तो ये इंडेक्स दे दिए जी हमने इन तमाम जो भी टैग्स हैं हमारे पास, इन तमाम को हमने एक एक वैल्यू दे दी, डिक्शनरी में से एक एक वैल्यू दे दी हमने। अब हम आउटपुट की जो है वो भी एक डिक्शनरी जनरेट करेंगे और डिक्शनरी के अंदर ऑल पॉसिबल वैल्यूज होंगी जी ऑफ द आउटपुट। फॉर एग्जांपल 0 and 1, 1 will show the presence of the author trait and 0 will show the absence of the author trait। तो ये दो चीजें हैं जी जो हम डिक्शनरी जो है आउटपुट डिक्शनरी उसके अंदर जो है वो जो है वो डिफाइन कर देंगे जी। नाउ दैट now indices represent all words. Note that the indices now the indices represent all words in the dictionary. Okay, next step एम्बेडिंग लेयर, डीप न्यूरल नेटवर्क। तो एम्बेडिंग लेयर क्या होगी, इनपुट लेयर। तो एम्बेडिंग डायमेंशन जो है वो हम 100 की जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं जी इसको। तो प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर्स, ग्लव वर्ड एम्बेडिंग जो है ये यूज किया जा रहा है। दिस इज वन काइंड ऑफ वर्ड एम्बेडिंग जिसको ग्लव कहते हैं। हमने इसको लेक्चर्स में कवर नहीं किया बिकॉज देयर इज एक्चुअली बड़ा शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास। तो बेटा जब हमने वेक्टर स्पेस मॉडल देखे थे और हमने उसमें वर्ड एम्बेडिंग्स की बात की थी, तो ग्लव भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना पॉपुलर वर्ड एम्बेडिंग का एक एल्गोरिथम है, आजकल मॉडल है। और एम्बेडिंग लेयर शेप विल बी vocabulary size or embedding dimension. For example, embedding layer shape is 7,100 और 7 वोकेबलरी का साइज है जी हमारे पास टोटल। अगर हम इन्हें काउंट कर लें, ये देखें 0 से लेके 6 तक थे, तो ये टोटल 7 टोकन्स हैं, 7 हो गए। और हमने 100 का रखा हुआ है जिसे कहते हैं एम्बेडिंग डायमेंशन 100 का है, तो ये 7,100 जो है ये बन जाएगा। ओके, तो एम्बेडिंग लेयर मेक्स अ डिक्शनरी लुकअप टेबल। ये जाहिर है एक लुकअप टेबल बना देगा हमें, वेयर ईच वर्ड इन द डिक्शनरी हैज अ यूनिक वेक्टर फ्रॉम ग्लव वर्ड एम्बेडिंग्स। और वो हमने असल में हर वर्ड को जो है वो एक नंबर असाइन करना है ताकि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में उसको इनपुट कर सकें। उसके लिए जी हम ग्लव को यूज करेंगे। इनपुट वेक्टर वर्ड्स विल बी मैप्ड टू द स्पेसिफिक वर्ड एम्बेडिंग्स इन डिक्शनरी लुकअप। और ये वही बात है बेटा, जो वर्ड्स होंगे वो अब नंबर्स में चेंज हो जाएंगे, वो वेक्टर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ग्लव उनको वेक्टर की शेप में जो है वो उन वेक्टर्स में चेंज कर देगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि इनपुट इज पास टू द एम्बेडिंग लेयर। तो इनपुट की जो शेप होगी वो एम्बेडिंग लेयर जो है वो इनपुट वेक्टर शेप जो है वो उसकी इनपुट साइज और बैच साइज के ऊपर होगी। और एग्जांपल जो है हमारे पास वो है 5,1। 5 हमारा इनपुट साइज है, बैच साइज जी 1 का है। टोकनाइज इनपुट जो है हमारे पास वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, अल्लाह इज 1 एंड EOS ये 5 है, नोट कीजिएगा। इनपुट वेक्टर जो हैं वो हमारे पास जो एम्बेडिंग लेयर से आएंगे, यानी जो जो ग्लव देगा वो 0 4 5 6 1। याद रखिएगा SOS को हमने 0 दिया था, अल्लाह को हमने 4 दिया था, इज को 5 दिया था, 1 को हमने 6 असाइन किया था इंडेक्स, और EOS को हमने 1 असाइन किया था। ये इनपुट वेक्टर जी बन जाएगा हमारे पास। ये होगा जी इनपुट वेक्टर फॉर द एम्बेडिंग लेयर। ठीक है, ये हम इनपुट देंगे, अब इसको ये इनपुट जाएगा बिकॉज हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया इनटू नंबर्स। और हमने बैच साइज जो है वो 1 सेट किया हुआ जी। उसके बाद नोट कीजिएगा जो आउटपुट लेयर जो होगी उसकी जो शेप होगी एम्बेडिंग लेयर, वो आउटपुट वेक्टर स्पेस शेप हम सॉरी लेंगे। और उसके अंदर इनपुट साइज होता है, बैच साइज होता है, एम्बेडिंग डिमेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 5,1,100, 5 वही है वर्ड्स, 1 हमने लिया हुआ है जी जो है वो अगर आपको याद हो ये यहाँ पर दिस इज द बैच साइज, और 100 हमने लिया हुआ है जी एम्बेडिंग डिमेंशन। तो आउटपुट जो वेक्टर होगी एम्बेडिंग डिमेंशन की वो इस तरह से ये जनरेट होगी ऑटोमेटिकली हमारे पास। ओके, नाउ दिस इज इनपुट वेक्टर टू द RNN लेयर। अब ये जो हैं these will be fed to the RNN layers as inputs. Okay, students बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। ओके, तो ये मीटिंग जैसे एंड होगी, वी स्टिल हैव 4 minutes
तो बेटा 4 मिनट्स के बाद जी हम फिर ब्रेक करेंगे और इंशाल्लाह 6:25 पे फिर हम रीजॉइन करेंगे। ओके जी सर। ओके सो अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, RNN लेयर बनाएंगे जी हम। वो जब इनपुट आ गया इसका, ये इनपुट हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब ये RNN लेयर को जाएगा, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी एम्बेडिंग डायमेंशन, हिडन डायमेंशन। और हमने 100 दिया हुआ एम्बेडिंग डायमेंशन, हम 10 सेट कर रहे हैं जी हिडन डायमेंशन के लिए। हिडन डायमेंशन जो है 10 है, और नंबर ऑफ डायरेक्शन जो है ये यूनिडायरेक्शनल RNN जो है ये होगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ लेयर जो है वो 1। जाहिर है हम बात कर चुके हैं बेटा प्रीवियसली कि जो यूनिडायरेक्शनल जो RNN होता है उसमें नंबर ऑफ लेयर्स 1 होती हैं। तो RNN will be unrolled, ये अनरोलिंग की बेटा बात की थी हमने, याद कीजिए डायग्राम्स में। such that each word in the input sequence is an input for a single time step। तो हर एक जो वर्ड होगा वो सिंगल टाइम स्टेप का एक इनपुट बन जाएगा। तो सेम RNN आर्किटेक्चर विल बी कॉपीड एट ईच टाइम स्टेप। RNN आर्किटेक्चर ऑटोमेटिकली जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। फर्स्ट वर्ड इन द इनपुट सीक्वेंस विल बी पास टू द फर्स्ट टाइम स्टेप। और उसके बाद क्या होगा जी, इनपुट जो है वो पास होगा RNN लेयर को। वी पास 2 वेक्टर्स टू द RNN लेयर, एक इनपुट वेक्टर, एक इनिशियल हिडन वेक्टर। ये 2 वेक्टर जी जो हिडन लेयर हैं उसको पास होते हैं। इनपुट वेक्टर के ऊपर जो इनपुट वेक्टर शेप होती है उसमें RNN लेयर के ऊपर इनपुट वेक्टर शेप जो होगी उसका होगा इनपुट साइज, बैच साइज, एम्बेडिंग डायमेंशन। तो वो होगी 5 1 100 जैसे कि हमने ले चुके हैं। और ये हमें ग्लव जो है ऑटोमेटिकली ये वाले वेक्टर्स जो है वो जनरेट कर देगा। इनपुट वेक्टर फॉर RNN लेयर जो है वो हमारे पास embedded vector we get in step 2.2. This is embedded with you pass to the RNN layer. Okay. अब hidden vector जो है उसकी बात आ गई। hidden vector shape जो है वो होगी number of layers multiplied by number of directions, comma batch size, comma hidden dimensions। और जो hidden vector dimension हमारे पास है वो है 1 1 10। तो इसका ये जो है रिजल्टेंट जो RNN का हिडन वेक्टर बन जाएगा वो ये बन जाएगा जी, ऑल जीरोस। ये भी बेटा हमने बात की थी कि नॉर्मली जो है वो अगर आप 1-2 स्लाइड पीछे जाइएगा तो हम बात कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं कि नॉर्मली जो है वो 0 को लिया जाता है एज वैल्यूज। तो फॉर इनिशियल हिडन स्टेट RNN बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड टू 0। ये वही बात है जो मैंने अभी की है। We also initialize all values to 0. This may be a different case according to your choice and requirement. Okay, ये change किया जा सकता है। RNN layer we output 2 vectors. Okay, तो okay, less than a minute का message है बेटा। We will stop now and inshallah we will meet at 6:25. Okay. Yes sir. Okay, बेटा, Okay, thank sir. you very much. See you at Thank you, sir. 6:25 inshallah. Okay, sir.